Welcome back, dear students of class 9th. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आइए इस वीडियो में आपके सिलेबस की एक और पोम को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। इस वीडियो में मैंने पोम की पहली 3 स्टैंजास को कवर किया है माय डियर लर्नर्स, और एक स्टैंजा में एक्चुअली 4 लाइन्स हैं। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ द लाइन यूज्ड इन दिस वेरी पर्टिकुलर पोम इज 20। टोटल 20 लाइन्स है माय डियर लर्नर्स। इट मीन्स एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, यानी कि अगर जो पोम की स्टैंजा 4 लाइन्स अगर जो पोम जो है 4 लाइन्स की स्टैंजा में डिवाइड होती है डियर लर्नर्स, तो इसको हम कहते हैं क्वाट्रेन। रिमेंबर दिस, QUATRAIN, quatrain. A stanza of 4 line is called quatrain. So this very particular poem that I'm going to explain, each and every line is divided into 5 stanzas, 4 line each. And second very important thing, this poem is written in free verse, means no rhyme scheme is used, and no certain, just you see this certain meter or certain foot is used in the lines of the poem. Remember, my dear learners. And before I head straightway into this beautiful world of this poem, where the poet can be seen actually advocating particularly for the world peace, and particularly for just upholding the concept of the universal brotherhood. First of all, I would like to speak something, or I would like to tell you something about this very particular poet of this poem, that is James Kirkup. James Kirkup is an English poet. This very particular English poet was my dear learner, born in 1918. Remember this very particular poet, an English poet, was born in 1918, and died in 2009. Remember this, 2009. This very particular poem, No Men Are Foreign, was actually written in 1966. याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स कि ये जो पोएट हैं जेम्स किरकप, ये एक इंग्लिश पोएट हैं। ये बॉर्न हुए 1918 में, एंड ही डाइड इन 2009। डियर लर्नर देखिए, हाँ मैंने लिख भी रखा है 1918 2009। इस पोम को पोएट ने 1966 में लिखा था डियर लर्नर, 1966। इस पोम में पोएट एक्चुअली किसको ग्लोरीफाई कर रहा है या किसको प्रमोट कर रहा है? एक्चुअली ग्लोरीफाई नहीं कह सकते, प्रमोट कर रहा है। एक्चुअली द पोएट इज प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। पोएट वर्ल्ड पीस की बात कर रहा है। वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति की। पोएट बता रहा है कि कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, और कोई मैन फॉरेनर यानी कि स्ट्रेंजर नहीं है। वो बात कर रहा है वननेस की। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही फेमस लाइन, एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर, जिसको माना जाता है फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, दैट इज सॉक्रेटीज, SOCRATES, सॉक्रेटीज, जिसको कुछ लोग सॉक्रेट्स भी प्रोनाउंस करते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं सुकरात, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बहुत बड़े यूनानी दार्शनिक थे, जिनको माना जाता है फाउंडर ऑफ यूरोपियन फिलोसॉफी।
जिनको माना ही जाता है संस्थापक यूरोपियन फिलोसॉफी का, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने क्या कहा था? आई एम अ सिटीजन। याद रखिएगा माई लेना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा था आई एम अ सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि मैं एक नागरिक हूं, लेकिन कहाँ का नहीं? न एथेंस का, न ग्रीस का, बट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का। मीन्स उन्होंने वही बात की थी जो यहाँ पोएट बात कर रहा है, वननेस की बात कर रहा है। पहली लाइन में ही कह रहा है, क्या देखिए, रिमेंबर नो men are strange, no countries are foreign, means all people of the world are equal. All the people of the world are one. He's talking about oneness. He says, remember one thing, that one man of the country, if a man of a particular country says that I am the citizen of this country, that person is actually negating, or actually you can say that hating the rest of the people of the world, or the statement of that very particular person can be called prejudiced statement, biased statement. तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? इट मीन्स वो अपने आप को सेपरेट कर ले रहा है, वो अपने आप को सेपरेट कर ले रहा है फ्रॉम द पीपल ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसका ये स्टेटमेंट इस पोएट के अकॉर्डिंग बायस्ड हो जाएगा, इस पोएट के अकॉर्डिंग बहुत ही नैरो हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स इफ ही इज belittling all the people of the world and the countries, it means indirectly he is belittling himself and his country. तो यहाँ पर ये इसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर लर्नर्स। ठीक इसी तरह का थीम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक इसी तरह के थीम को अपनी पोम में कौन एक्चुअली सेलिब्रेट करता है? वॉल्ट विटमन माय डियर लर्नर्स, WALT, वॉल्ट WHIT, विट MAN। वॉल्ट विटमन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पोएट। जैसे उनकी पोम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोम को अगर जो आप पढ़ेंगे, एंड इफ यू रीड सो मेनी अदर पोम्स, particularly just from the collection of his poems लीव्स ऑफ ग्रास, उन्होंने वॉल्ट विटमैन की एक जो है कलेक्शन ऑफ पोम्स के जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, LEAVES, लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो कलेक्शन इनका सबसे पहली बार जो है 1855 में आया था डियर लर्नर्स। ये जो कलेक्शन था इनका एक्चुअली प्रोबेबली 9 पार्ट्स में डिवाइडेड था, यानी कि इस पोम का कलेक्शन जो है 9 एडिशन में आया था, और जो पहला एडिशन था एडिशन ऑफ 1855, इस एडिशन में 12 पोम्स थी। ठीक है, इसी में एक पोम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोम को अगर जो आप पढ़ेंगे, और इसमें और भी कई पोम्स हैं जो मैं अनफॉर्चुनेटली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा उनके टाइटल्स, लेकिन उन सारे पोम्स में वो एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट द वननेस। He is actually breaking those barriers, or just trying to remove the borders
borders particularly from the map of the world। वहाँ भी वो एक तरह से आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड का जो मैप है उस मैप से वो क्या जो है इरेज करना चाह रहे हैं या क्या रिमूव करना चाह रहे हैं, बॉर्डर्स को। बिकॉज़ ये बॉर्डर्स ही हैं जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से सेपरेट करते हैं और एक कंट्री मैन को दूसरे कंट्री मैन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक वही चीज़ इस पोम में एक्चुअली हमारे जो पोएट हैं जेम्स किरकप, ये भी बात करते हैं माय डियर लर्नर्स। सो ही इज़ प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू कॉल दिस पोम व्हाट, अ पीस पोम। कह सकते हैं कि इस पोम को हम कह सकते हैं एक पीस पोम है। वाई? बिकॉज व्हाट डज एक्चुअली द पोम advocate for? The poem actually advocates for world peace. What does actually the poem promote for? Promote from oneness. No country is foreign, and no citizen is what, stranger or a foreigner. So I, my dear learners, मैंने आपको काफ़ी कुछ बैकग्राउंड दे दिया, काफ़ी कुछ मैंने आपका एक बेस बना दिया। नाउ लेट्स लुक इनटू द वर्ल्ड ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर just a poem and understand the poem line by line. Let's look at, remember no men are strange। कह रहे हैं कि remember, याद रखना। ये किससे कह रहा पोएट? रीडर से कह रहा है, ये पीपल ऑफ द वर्ल्ड से कह रहा है। रिमेंबर, याद रखना, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, और कोई कंट्री विदेश नहीं है। क्या मतलब इसका वो कहना चाहता? वही, दैट ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वल। all all the humans, all the men are what? All the men of this world are family। पूरी दुनिया एक है। And all the people of this world are the part of a family, one family। Means no country can be called, one country should not be called a foreign country। At the same time, one man must not be called a stranger by another man, because we all are humans first, we all are men first, then कुछ और हम कह सकते हैं आप अपने आप को। तो कह रहा है कि पहले ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इस कंट्री के नागरिक, जो किसने कहा था? सॉक्रेटिस ने, कि आई एम ए सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड। वही चीज़ कह रहा है कि आप सिटीजन कहाँ के हैं? इस वर्ल्ड के हैं, न कि आप किसी कंट्री के हैं। तो जब आप इस वर्ल्ड के सिटीजन हैं, ना कि एक कंट्री के सिटीजन है, तो क्या होगा? ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो इस तरह सब एक दूसरे से रिलेटेड हो जा रहे हैं। मीन्स हियर ही इज एडवोकेटिंग particularly फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मीन्स all men are brothers, all men are related to one another as brothers। He is promoting or just you can say trying to establish this kind of a concept of oneness, universality, global जो है ग्लोबल यूनिटी की बात कर रहा है पोइट। देखिए कह रहा बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म। सो माय डियर, यहाँ ये जो यूनिफॉर्म वर्ड आ रहा है, ये एक्चुअली आ रहा है किन के लिए? सोल्जर्स के लिए। सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर डिफरेंट कलर ऑफ
यूनिफॉर्म। कह रहा देखिए, beneath all uniforms a single body breathes। तो कह रहा है कि हर उस यूनिफॉर्म में जो सोल्जर्स हैं, वो बात कर रहा है कि सोल्जर्स ऑफ दी जस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कि जो सोल्जर्स हैं, जैसे इंडिया के सोल्जर्स हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म है ऑफ डिफरेंट कलर इन कंपैरिजन विद द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, just English soldiers, Japanese soldiers, just Chinese soldiers. But what is beneath, or what is inside that uniform? The same body, the same anatomy. क्या हमारी एनाटमी एक दूसरे से अलग है? क्या हमारी जो है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हम इंडियंस के जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं डियर लर्नर्स, क्या वो डिफरेंट हैं अमेरिकन जो सोल्जर्स की जो है बॉडी के ऑर्गन से? नहीं। इफ़ वी हैव वन हार्ट एंड अ लिवर एंड 2 kidneys, same is the case with the body of American, English, German, so on and so forth। so वही चीज़ कह रहा है कि yes fine, we belong to different race, we speak different languages, our culture is different, but our approach of thinking is almost same, our approach of doing is almost same, the functionality of our body is same। so why should we not become same? Why should we not become one? हम फिर एक क्यों ना हो जाएं? Why to fight? Why to discriminate one on the basis of caste, creed, language, nationality, look, culture, civilization? Because all things are man-made. Culture, man-made culture, just man-made civilization, man-made concepts, these all are man-made. But first we are men with 2 hands, 2 legs, 2 eyes, absolutely same। तो देखिए क्या कह रहा है, बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स। कह रहा है देखिए लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन। तो कह रहा है कि हम सब इसी अर्थ पे क्या करते हैं, वॉक करते हैं, हम सब इसी अर्थ को शेयर करते हैं, वेदर इट इज़ अमेरिकन और इंग्लिश और जर्मन या कोई और पाकिस्तानी, हम सब इसी अर्थ पे रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फिश मोटिव्स, वी डिवाइडेड this mass of the earth into small countries by raising boundaries, or by constructing borders, and by doing that we divided human race. And it's all because of the division, and all because of the power struggle. At regular intervals we struggle with each other, one another, unnecessarily, only particularly for gaining more power. And by doing so, what do? We harm our brothers, we harm our sisters, we harm our children, we harm our family members। तो कह रहा है कि इसी अर्थ पे हम सब चलते हैं, in which we all shall lie। और कह रहा, और इसी अर्थ पे
इसी अर्थ पे जिस पे हम सब चलते हैं, जिस पे हम सब जो है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम रह रहे हैं, और इसी अर्थ पे हम क्या हो जाता है, मर के दफना दिए जाते हैं। तो वो कहना चाहता है कि हम इसी वो अर्थ पे जीवित रहते हैं, जीते हैं, और इसी अर्थ पे क्या हो जाता है, मर जाते हैं। तो if we live on the same planet and die on the same planet and are buried on the same earth in the pit, why to say that this country is not my country? This person is not the citizen of my country. He is a foreigner. This country is a foreign land. Why? Let's break all the barriers. कहना चाहता है पोएट कि आओ हम सब इन बैरियर्स को ब्रेक करें and unitedly together work for the world peace, because the benefit of or the welfare of the human race lies in only unity. Why? Because you know that united we stand and divided we fall. So see the next line of the poem. So see my dear learner, पहली जो पहला जो स्टैंजा है पोम का, वो यही बात कहना चाहता है कि क्यों हम इस अर्थ को, इस मदर अर्थ को डिवाइड करें छोटे छोटे कंट्रीज में। हमने कर रखा है ऑलरेडी, तो ये टाइम नहीं आ गया कि हम लोग इसको क्या करें, अपने जो ये जो हमने बॉर्डर्स बना रखे हैं, इन बॉर्डर्स को हटाएं। हम एक फैमिली जैसे सब लोग इस अर्थ पे रहें, और कोई जो है बाउंड्री या कोई वॉल हमें एक दूसरे के करीब आने से न रोके। क्यों? क्योंकि हम इसी अर्थ पे रहते हैं। वो चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानीज हो, चाहे अमेरिकन हो, सब इसी लैंड मैस पे रहते हैं और इसी लैंड मैस पे मर जाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम। कह रहा दे टू अवेयर ऑफ सन, दे यानी कि जस्ट पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज, मीन्स फॉरेनर, जिनको हम फॉरेनर्स कहते हैं, विदेशी। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। तो कह रहा है कि जिस तरह से वी गेट वार्मथ एंड वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, वी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रिटिश पोएट, ब्रिटिश हैं, तो ये बात कर मान लो कि जैसे हम अंग्रेज लाइट किससे लेते हैं, एनर्जी किससे लेते हैं, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा क्या है, सन। जैसे हम क्या पीते हैं, वाटर। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की ऑक्सीजन के बाद क्या है, वाटर। जैसे आगे वो कह रहा है क्या, एयर, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एयर। तो कह रहा है जैसे हम अंग्रेज पानी पीते, सनलाइट को लेते, सन से वार्मथ लेते, एयर से ऑक्सीजन लेते, क्या अमेरिकन ऐसा नहीं करते? डोंट अमेरिकन्स get their warmth and get their energy, or don't Americans just enjoy that sunlight we enjoy? Does not that sunlight fall on Americans that fall upon actually us? Don't Americans drink water? Don't Americans breathe that very particular air we breathe? तो जब हम उसी सन से अपनी एनर्जी लेते हैं, उसी वाटर को हम पीते हैं, उसी एयर से ऑक्सीजन लेते हैं जिससे दूसरे कंट्री के लोग लेते हैं, तो हाउ आर वी डिफरेंट?
How are we strangers to one another? How are we foreigners? How one country is a foreign country for the citizen or for the people of another country. दिखा रहा है कि क्या सिमिलैरिटी, कॉमननेस, कैसे हम कॉमन हैं, कैसे हम सेम हैं। कि अगर जो एक इंडियन जो हवा से ऑक्सीजन लेता है, उसके लिए हवा ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से एक अमेरिकन को भी, जिस तरह से एक इंडियन वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट पे सर्वाइव करता है, ठीक उसी तरह अमेरिकन। एंड इन द सेम फैशन rest of the people of the country, of the countries of the world. So how one is different from the other? We are all the same. So if we are all the same, yes, possible that the complexion of our body may vary. Britishers are pure white, just West Indians are black. We Indians are of the, just you can say this, the mixture of black and white. But the body function is almost same. The brain construction is almost same. Just as an Indian thinks in most of the cases and American things, just as we make use of our two hands, particularly for performing different kind of activities in the same manner Americans do, in the same manner people of the different countries of the world do. So how we are different? देखिए आगे, are fed by peaceful harvest and by war's long winter starved. तो कह रहा है कि जैसे कह रहा है, देखिए, are fed by peaceful harvest, कह रहा है जैसे एक देश के लोग कब बड़ी ही पीसफुल रहते हैं, कब बड़े ही आराम से रहते हैं, एंड एन्जॉय डिफरेंट डेलिकेसीज, दे प्रोड्यूस और दे ग्रो। और किस तरह से जब एक कंट्री में खुशहाली, शांति कब होती है? व्हेन देयर इज़ नो वॉर, जब कोई वॉर, कोई कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्या होता है? पीपल ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट प्रोड्यूस, लाइक they grow grain plants, they grow cereals and so many other things, and they enjoy different delicacies when there is peace in their country. तो हर देश जब वहाँ पे किसी तरह का वॉर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता, उससे वो डिफरेंट टाइप के डिशेस बनाता और उसको एंजॉय करता, बहुत ही पीसफुली रहता। लेकिन जब उस कंट्री में वॉर होती तो क्या होती? पीपल स्टार्व, पीपल भूखों मरते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब वॉर होगी तो क्या पॉसिबल है कि फार्मर्स या पीपल ऑफ द कंट्री कैन लिव इन पीस एंड कैन प्रोड्यूस different kind of food, grains and different kind of things and eat happily? No, they will have to starve. उन्हें सफ़र करना होता है। तो कह रहा, जैसे अच्छे टाइम में सब लोग अपनी फसल को अपनी फसल उगाते, अच्छे से खाते, अच्छे से रहते, वॉर में चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कोई और हो, वो भूखे मरते, वो सफ़र करते। स्टार्व का मतलब फैमिश, भूखों मरना। तो कह रहा है कि अच्छे टाइम में जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो हर कंट्री के लोग एंजॉय करते, अगर जो वॉर हो रही तो हर कंट्री के लोग सफ़र करते। नेक्स्ट,
Their hands are ours. कह रहा वो जिस तरह उनके हाथ हैं, जिस तरह एक फॉरेनर का हाथ होता है वैसे हमारा है. And in their lines we read. और उनके हाथों पे जो लिखी हुई लकीरें हैं उनको हम पढ़ते हैं. क्या? A labor not different from our own. तो कह रहा है कि जिस तरह से हमारे दो हाथ हैं और इन दो हाथों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक उसी तरह जो एक फॉरेनर हैं वो भी वैसा ही करते हैं. वो भी अपने दो हाथों का इस्तेमाल करके ही मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं. सो हाउ आर वी डिफरेंट? सो देखिए दिखा रहा कि कैसे वी आर ऑल द सेम. ये ढेर सारे एग्जाम्पल दे रहा कि कैसे हम एक हैं. जैसे सब सांस लेते हैं वैसे हम सांस लेते हैं, जैसे सब पानी पीते वैसे हम पानी पीते, जैसे सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सब हवा से ऑक्सीजन वैसे हम लेते, जैसे सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते अपने काम कर वैसे हम करते, जैसे सब इस अर्थ पे ही रहते और इसी अर्थ पे ही मरते वैसे हम. तो हाउ आर वी डिफरेंट? हम अलग कैसे हुए? आगे देखिए. Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. फिर कह रहा है रिमेंबर, याद रखिए. ये ऊपर भी रिमेंबर की बात कर रहा, फिर यहाँ रिमेंबर की बात कर रहा. कह रहा रिमेंबर जैसे आपकी आँखें हैं, जैसे हमारी आँखें हैं, जब हम जगे रहते हैं तो खुली रहती हैं, सोए रहते हैं तो बंद रहती हैं, ठीक वैसे ही जिनको हम विदेशी कहते हैं, जिनको हम फॉरेनर कहते हैं, उनकी भी आँखें, when they are awake their eyes are open, when they are sleeping their eyes are closed. So how are we different? हम अलग कैसे हुए? लेकिन हम अपने आप को अलग मानते. हम कहते हम इंडियन हैं, ये पाकिस्तानी है. और ये सारी चीज़ें करता कौन है? हमारी ये दिमाग में ये बातें डालता कौन है? Who plants actually the seed of this poison of discrimination? That we are not like American, we are different from American. American can never be a friend. American are since our birth, our enemies. Who actually feeds such kind of a thought to our own brain? None other than dear learners, our so-called handful number of the statesmen. हमारे हैंडफुल नंबर के जो स्टेट्समैन हैं वो वही करते हैं, वही भरते हैं ये चीज. देखिए आगे क्या कह रहा है. और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. और कह रहा है कि और कि हम किसी को किससे जीत सकते हैं? ताकत से नहीं. not by applying brutal force, but by showing love, by bestowing or showering love. हम किसी को बड़ी आसानी से प्यार से जीत सकते हैं, बड़ी आसानी से किसी को अपना बना सकते हैं, प्यार से, ताकत से नहीं. In every land is common life that all can recognize and understand. So कह रहा है कि in every land is common life. हर लैंड में common life है. Just as an Indian lives in the same manner an American lives. Just the same thing is spoke in the above stanza, that just as an Indian needs water, needs oxygen, needs actually just food to live, to survive, in the same manner an American also needs first oxygen, then water, then sunlight, then food. Just as an Indian needs
clothes to cover the body and to protect oneself from the ravages or the damages of the atmosphere. In the same manner, American. So all human race, or all the people belonging to the human race, have a same kind of life on this planet. So how one is different from the other? No. See, that all can recognize and understand. कह रहा यही सारी commonality, सारी similarity, यही समानता हमें पहचाननी है। और हमारे हमने ये जो बॉर्डर्स बना रखे हैं, जो हमने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं, वी नीड टू डिसमेंटल देम। सो आई होप माय डियर लर्नर्स, ये पोम, इस पोम की जो पहली 3 स्टैंजाज हैं आपको एब्सोल्युटली क्लियर होंगे, आई एम कॉन्फिडेंट। अब आइए एक बार फिगर ऑफ स्पीच इसमें देख लेते हैं क्या यूज़ हो रहा है। कह रहा रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन। तो कह रहा रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन। ठीक है, देखिए पोम की पहली लाइन बिना किसी फुल स्टॉप के ख़त्म हो रही, चाहे किसी पंक्चुएशन के, दूसरी लाइन भी बिना पंक्चुएशन के, तीसरी लाइन भी बिना पंक्चुएशन के पहले ख़त्म हो जा रही। तो पोम की पहली 3 लाइन किसका एग्जाम्पल है? इंजैममेंट, ENJAMBMENT। तो पोम की पहली 3 लाइन में हम कह सकते हैं कि इंजैममेंट यूज़ हुआ, क्योंकि देखिए पोम की पहली लाइन बिना किसी पंक्चुएशन के ख़त्म हो रही, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी में पंक्चुएशन हो रहा। तो पहला इंजैममेंट यूज़ किया गया है पोम में। दूसरा देखते हैं बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म। तो देखिए पहले तो यहाँ यूनिफॉर्म सीधे यूनिफॉर्म को किसको कंपेयर किया जा रहा है? यूनिफॉर्म से सोल्जर्स की बात हो रही। यूनिफॉर्म कौन पहनता है? सोल्जर्स। कौन किससे पहचाना जाता है अपनी यूनिफॉर्म से? सोल्जर्स पहचाने जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म से। तो यहाँ पे सीधे सोल्जर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्ट्रेट वे कॉल्ड यूनिफॉर्म और कंपेयर टू यूनिफॉर्म, इट मीन्स मेटाफर इज यूज्ड। तो यहाँ मेटाफर यूज्ड हो रहा है डियर लर्नर्स, ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ देखिए बॉडी ब्रीद दोनों वर्ड बी से शुरू हो रहे हैं, यानी कि बी साउंड है शुरू में दोनों वर्ड के, तो एलिटरेशन यहाँ हो गया। लाइक आर, yes, like R is the land, yes, like R is the land, our brother walk upon। अब देखिए ब्रदर वॉक अपॉन, सारे लोगों को ब्रदर बोल रहा है, सबको ब्रदर कह रहा है वो, वही जस्ट वननेस, कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है। सो लाइक आर इज द लैंड, आर ब्रदर वॉक अपॉन। ठीक है, एक बार यहाँ देखिए लैंड लाइक दोनों एल से शुरू, यानी कि एलिटरेशन फिर है। यहाँ देखिए इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई। ठीक है, शैल लाई। तो यहाँ पे एक बार आप देख लिए डियर लर्नर्स, यहाँ पे देखिए लाइक में एल का साउंड मिल रहा हमको, या यहाँ देखिए आई का साउंड, यहाँ आई का साउंड, यहाँ आई का साउंड, यहाँ आई का साउंड, यहाँ आई का साउंड। लगातार हमें इस लाइन में पहले आई का साउंड देख लीजिए, लाइक में आए, दिस में आए, इन में आए, विच में आए, लाई में आए, यानी कि बार बार यानी कि आय का साउंड मिल रहा, दैट इज
वावल तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया डियर लर्नर्स? ये हो गया आपका एसोनेंस। अब देख लिए, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। यहाँ देखिए एंड का रेपिटिशन यानी कि रेपिटिशन यूज हुआ है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। देखिए अब पीसफुल ये हार्वेस्ट की बात कर रहा है। हाउ कैन हार्वेस्ट बी पीसफुल? पीसफुल हार्वेस्ट कैसे हो सकती है? फसल कैसे जो है एक्चुअली जो है शांति हो सकती है? तो यहाँ पे मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव है, पीसफुल एडजेक्टिव है, हार्वेस्ट नाउन है। तो यहाँ पे देखिए एक नाउन और एक एडजेक्टिव को रखा गया है जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये क्या हो गया? मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव हो रहा है। यहाँ पर एडजेक्टिव का मिस एप्लीकेशन किया जा रहा। तो जब एडजेक्टिव का मिस एप्लीकेशन होता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है डियर लर्नर्स? दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है, यानी कि पीपल आर पीसफुल। पीपल जो होते हैं पीसफुल होते हैं, हार्वेस्ट नहीं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ। और यहाँ देखिए बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, यहाँ देखिए वॉर को विंटर से कंपेयर किया गया है, यानी कि मेटाफर। जैसे कि विंटर में एक्चुअली ये ब्रिटिश पोएट है माय डियर लर्नर्स। तो इंग्लिश पोइट्री में याद रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर में विंटर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, डेथ, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इनकी लाइफ बड़ी ही मेजरेबल हो जाती थी कब? विंटर सीजन में। इसलिए विंटर को ये किसका प्रतीक मानते? सफरिंग का, दुख का, डेथ का। तो यहाँ पे देखिए वॉर को वो विंटर से कंपेयर कर दे रहा है कि जैसे विंटर में लाइफ बड़ी मेजरेबल हो जाती वैसे वॉर लाइफ को मेजरेबल बना देती। तो यहाँ पे वॉर को विंटर से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या है? मेटाफर, क्योंकि लाइक एज नहीं यूज हो रहा। अगर तो लाइक एज यूज होता तो क्या हो जाता? सिमिली। नेक्स्ट देखिए, their hands are ours and in their just lines we read a labor not different from our own। तो देखिए their hands, अब देखिए ये hands किसकी बात कर रहा? देखिए hands part for the whole, whole for the part। ये hand की बात मतलब वो कर रहा है कि उनकी बॉडी हम जैसी है। जस्ट एज आर बॉडी फंक्शन इन द सेम मैनर देयर बॉडी फंक्शन। सो पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट। जब हम किसी एक पार्ट का इस्तेमाल करके पूरे एक होल बॉडी को दिखाते हैं किसी के, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिनिकडिकी, SYNECDOCHE। तो सिनिकडिकी यहाँ यूज है डियर लर्नर्स। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। देखिए आर ओन दोनों ओ से शुरू हो रहा, यानी कि फिर आपका एलिटरेशन। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए स्लीप, स्ट्रेंथ दोनों किससे शुरू हो रहा? देखिए एस से, तो एलिटरेशन अगेन। दैट कैन बी वन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। सो आई होप माय डियर लर्नर्स ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपको क्लियर होगी। सो माय डियर लर्नर्स, I hope this explanation of mine will help you understand this poem very much. This explanation of mine will help you understand this poem in a very clear manner, or you will understand this poem in a much better manner by taking help from my own explanation and by
understanding, you will be able to enjoy this very particular poem, my dear learners. So that's it, my dear learners, in this video.